So good evening students, I hope you all are doing very well. So today we are going to cover, today we are going to solve some of the very important question based on the properties of metals and non-metal. ठीक है, आज का हमारा क्या रहेगा, हमने जितना भी अभी तक मेटल्स नॉन मेटल जितना भी हमने प्रॉपर्टीज सारी की सारी पढ़ी थी अपने लास्ट सेशंस में, हम जस्ट अब उनसे रिलेटेड सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछे गए हैं और काफी बार उनकी चांसेस ज्यादा रहते हैं पूछने के. ठीक है, तो आई होप आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन. ठीक है, ओके, सो स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी सिंपल और काफी अच्छा क्वेश्चन है. विच ऑफ द प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय द मेटल्स. अब देखो हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, अब इसमें हमारे पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल शो नहीं करता. ठीक है, that is basically the question. Now let's see. The first property is the electrical conduction. भैया ये तो शो करता ही करता है मेटल, ये तो बहुत ही आपकी क्या कह सकते हैं इसको, तो हम बिल्कुल आपको बिल्कुल फिंगरप्रिंट पे आपको याद होनी चाहिए भैया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो आपका मेटल शो करता है. आपने अपने घरों में देखा है, आपने अपने घरों की वायर्स देखी है, सबके सब किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है, नहीं बनी होती है. दैट मींस मेटल्स बेसिकली शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. व्हाई? बिकॉज उनके पास होते हैं भैया फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या होते हैं, मेटल्स के पास प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं. द अनदर प्रॉपर्टी इज द सोनोरस इन द नेचर. अब देखो सोनोरस क्या होता था, याद करो सोनोरस क्या होता था, प्रोड्यूसेस साउंड. यानी कि आपके ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, याद आ रहा है. अब आपके जो मेटल्स होते हैं दे जनरली प्रोड्यूसेस द साउंड. हम सभी को पता है मेटल्स जनरली प्रोड्यूसेस द साउंड. वाई? बिकॉज आपने देखा है आपकी जो स्कूल बेल्स होती हैं, ठीक है, आपके जितने भी वॉयलिन होते हैं, आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनकी जो वायर होती है, उनकी जो स्ट्रिंग होती है वो भी आपकी मेटल की बनी होती है. बिकॉज जब आप उसको बीट करते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है, निकलती है. तो दैट्स प्रूफ दैट कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो सबके साथ सोनोरस प्रॉपर्टी शो करते हैं. और सोनोरस मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी. The third property is which the third option which is given here is dullness. Now we all know that metals are lustrous. Lustrous हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि metals क्या होते हैं, शाइनिंग होते हैं. बट यहां क्या लिखा है, दे आर डल. और हमको यही बताना था कि कौन सी प्रॉपर्टी नॉट शोन बाय द मेटल्स, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द डलनेस. डलनेस हमारे मेटल कभी भी शो नहीं करते. मेटल्स आर बेसिकली शाइनिंग. ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, दैट इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या मतलब होता है, डक्टिलिटी मतलब ये होता है कि आप किसी भी मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज नोन एज द डक्टिलिटी. क्लियर है? सो वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी ऑप्शन. आई होप आपको एक आंसर समझ में आया होगा क्यों हमने इसका डलनेस लिखा है. नेक्स्ट कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को. Okay, let's see the second question. The second question is the ability of the metals to be drawn into thin wire. भैया अभी डिस्कस करा है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था. वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी भी मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज डक्टिलिटी. दैट मींस इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए. और ऑप्शंस को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं डिस्कस, लाइक मेलिबिलिटी. मेलिबिलिटी क्या होता है आपका, मेलिबिलिटी होता है भैया थिन शीट में कन्वर्ट करना. किसमें, थिन शीट्स में अगर आप किसी भी मेटल को कन्वर्ट कर दे रहे हो, दैट मींस दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द मेलिबिलिटी विदाउट ब्रेकिंग दिस मेटल. द थर्ड इज द सोनोरेसिटी. इसका मतलब क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस करेंगे. अभी में बात करिए कंडक्टिविटी, वो तो हमने देख लिया क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दैट मींस द करेक्ट आंसर इज द डक्टिलिटी. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द आवर थर्ड क्वेश्चन. सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन. देखो क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं. Okay, the third question is aluminium is used for making cooking utensils. हमने ये बात बहुत बार करी थी. एल्यूमिनियम और कॉपर के आपको यूटेंसिल्स अपने किचन में देखने के लिए मिलेंगे. मोस्ट ऑफ आजकल आपको यूटेंसिल्स आपको एल्यूमिनियम के दिखेंगे, कॉपर के तो आप कम ही यूज करते हैं. यूटेंसिल्स आपको जनरली एल्यूमिनियम के दिखते हैं. नाउ व्हाई, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द एल्यूमिनियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. यानी कि क्यों हम एल्यूमिनियम ही यूज कर रहे हैं, क्यों हम आयरन यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों हम कोई अदर मेटल यूज नहीं कर रहे हैं. व्हाई वी आर यूजिंग द एल्यूमिनियम फॉर द कुकिंग यूटेंसिल्स, दैट इज द क्वेश्चन. एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन आई सपोज, बिकॉज हमने इसके ऊपर काफी बार डिस्कस करा. आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन कौन से इसके ऑप्शन सही हैं. तो द फर्स्ट इज द गुड थर्मल कंडक्टिविटी. भैया आप कुकिंग यूटेंसिल्स में अगर एल्यूमिनियम को यूज कर रहे हो, दैट मींस किसके लिए यूज कर रहे हो, आप कुकिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो. आप किसी भी फूड को कुक कैसे करते हो, बाय हीटिंग अप दैट फूड.
दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको हीट करना है। अगर आपका मटेरियल गुड थर्मल कंडक्टिविटी अगर शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अच्छा हीटअप हो जाएगा ना जल्दी। इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम के अंदर गुड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, तभी हम उसको कुकिंग यूटेंसिल्स की तरह क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। द सेकंड इज द गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये खाना बनने से हमारा इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब है, दैट मीन्स ये तो आपका गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। थर्ड इज द डक्टिलिटी। नाउ डक्टिलिटी क्या होता था, थिन वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी, उसका भी यहां पे कोई मतलब नहीं है, दैट मींस थर्ड इज आल्सो द रॉन्ग वन। द फोर्थ इज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। नाउ वी नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस हाई मेल्टिंग पॉइंट मींस कि वो चीज जल्दी आपकी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी, दैट इज बेसिकली द मेल्टिंग, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होगी। अब भैया आप अगर कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, दैट मींस आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका मेटल है, जो भी आपका सब्सटेंस है, उसको अगर इजीली मेल्ट हो गया तो क्या होगा, आपका तो कुक हो ही नहीं पाएगा फूड। दैट मींस आपका जो भी वो यूटेंसिल है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, यानी कि वो जल्दी मेल्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो जल्दी मेल्ट कर जाएगा तो खाना कैसे बनेगा उसके अंदर, ठीक है। दैट मींस द फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो द करेक्ट वन। इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए एंड डी। दैट मींस द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर था भैया, सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर था ये क्वेश्चन। तो रिमेंबर दिस थिंग, प्रॉपर्टीज से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू कैन सी, और खासकर आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज से, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is also very simple question. The question is which one of the given metal does not react with cold as well as hot water? अब याद करो, हमने वाटर के साथ रिएक्टिविटी देखी थी, नहीं देखी थी मेटल्स की, जहां पे हमने बात करा था अगर ऐसे मेटल जो हमारे बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लाइक सोडियम होता है, पोटेशियम, जो हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स होते हैं, दे आर वेरी मच क्या, दे आर वेरी मच रिएक्टिव टुवर्ड्स द वाटर। लाइक अगर मैं सोडियम पोटेशियम की बात करूं तो वो इतने जल्दी रिएक्ट करते हैं कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। इवन वहां से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती नहीं निकलती है। हमको याद होगा जब किसी मेटल की रिएक्शन अगर हम किसी वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं मेटल को, तो क्या होता था, यहां से एक सॉल्ट बनता था, नहीं बनता था, और सॉल्ट के साथ साथ आपकी यहां से हाइड्रोजन गैस निकलती, यानी कि H2 गैस आपकी यहां से निकलती थी। याद आ रहा है, तो यही हमारी बेसिक रिएक्शन थी। अब यहां पे अगर मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता था तो ये हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा विगरसली निकलती थी, और अगर ये बहुत ज्यादा लो रिएक्टिव होता था तो हाइड्रोजन गैस हल्के से निकलती थी, ठीक है। और अगर बहुत ही लो रिएक्टिव है तो हमें यहाँ पे हॉट वाटर लेना पड़ता था, और अगर उससे भी ज्यादा लो रिएक्टिव है मेटल तो हमें यहाँ पे स्टीम वाटर लेना पड़ता था। रिमेंबर दैट पार्ट। बट हमें यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं कर रहा है और हॉट वाटर के साथ भी नहीं कर रहा है, यानी कि किसके साथ कर रहा है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा हुआ, ठीक है। अब अगर आप इन सब में ऑप्शन में से चेक करिए कौन सा मेटल इसमें से सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव वो होते हैं जो आपके राइट साइड में ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप सोडियम देखेंगे तो सोडियम कौन सा होता है, सोडियम आपका ग्रुप 1 का है ना। कैल्शियम ग्रुप 2 का है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है। दैट मींस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तो आपके वैसे ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हमने पहले से पढ़ा है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। दैट मींस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आयरन। और हमने ये पढ़ा भी था, जब आयरन आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें वहां पे स्टीम वाटर लेना पड़ता है, नहीं वाटर की वेपर फॉर्म लेनी पड़ती है, इतना ज्यादा कम रिएक्टिव होता है हमारा आयरन, ठीक है। So this is our the correct answer for this question. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। The next question is what happen when calcium is treated with water? अगर कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, यानी कि कैल्शियम क्या होता है आपका, कैल्शियम क्या होता है आपका Ca, ठीक है। अब Ca को आप वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, देखो अभी पुरानी वाली रिएक्शन हमने देखी थी नहीं, वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या बनता है, हमारा एक सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ हमारा क्या निकलता है, हमारा एक हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। ये अभी हमने देखा था। चलो लेट्स सी ऑप्शन यहां पे देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं, कौन से इसमें से सही है और कौन से इसमें से गलत स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। भैया ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कैल्शियम इज द रिएक्टिव मेटल, तो यानी कि ये तो आपका गलत हो गया कि इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। वो कौन नहीं करता वाटर के साथ रिएक्ट, दैट इज कॉपर। कॉपर आपका वो ऐसा मेटल था जो आपका वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। यहां पे नो रिएक्शन, बट आपका कैल्शियम करेगा बिकॉज कैल्शियम इज द रिएक्टिव मेटल, ठीक है। द सेकंड इज इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। देखो वायलेंटली मतलब क्या है, बहुत ही अच्छे से, बट ठीक है कैल्शियम इतना भी अच्छा नहीं होता रिएक्टिव, क्योंकि वो सेकंड ग्रुप में आ गया ना, यानी कि वायलेंटली तो नहीं करेगा आपका।
इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली। हाँ भैया ये बात सही है कि वो लेस वायलेंटली करेगा, उतना वायलेंटली नहीं करेगा, कि वायलेंटली सिर्फ हमारे सोडियम पोटेशियम ही करते हैं, ये हमने देखा था अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। दैट मींस थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम। यस ये बिल्कुल सही बात है कि आपके जो बबल्स होते हैं वो किससे स्टिक हो जाते हैं, आपकी सरफेस से चिपक जाते हैं। जहां से जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन हमारा ऐसे बबल फॉर्म में निकलता है, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, ये बबल फॉर्म में निकलता है और यहां में क्या होता है, ये इतना हाईली विगरसली नहीं निकल रहा है, तो क्या होता है, ये सरफेस में स्टिक हो जाता है कैल्शियम की। दैट मींस फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो द करेक्ट। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी एंड डी। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज सेइंग द सी एंड डी, दैट मींस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी एंड डी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, जनरली metals react with acids to give the salt and hydrogen gas। भैया जब मेटल आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या देते हैं आपको, सॉल्ट देते हैं एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। विच ऑफ द गिवन एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल। याद करो मैंने आपसे बोला था जब हम पढ़ा रहे थे रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ, जब हम मेटल्स आपको पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था अगर आपका कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। क्या लेना है, हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। तो हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास कौन कौन से थे। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास आइदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हमारे पास आइदर H2SO4 था, सल्फ्यूरिक एसिड, और हमारे पास नाइट्रिक एसिड था, दैट इज HNO3, है ना। ये तीन हमारे पास थे। अब हमने क्या कहा था, हमने यहां पे HCl के साथ भी रिएक्शन कराई थी, H2SO के साथ भी कराई थी, बट जब हम HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे थे, जब हमने HNO3 के साथ रिएक्शन कराई थी, रिमेंबर दिस थिंग, HNO3 के साथ एक दिक्कत क्या आई थी, HNO3 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी मेटल की तो यहां से गैसेस बन जाती हैं, लाइक NO2, लाइक आपकी N2O और NO। ये गैसेस का फॉर्मेशन हो जाता है और इन गैसेस के फॉर्मेशन की वजह से हमारी हाइड्रोजन गैस यहां पे नहीं निकल पाती है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस यहां पे नहीं निकल पाती है। इसीलिए HNO3 के साथ हमारे एसिड हाइड्रोजन गैस कभी भी नहीं दे पाते हैं, बिकॉज उससे पहले यहां पे नाइट्रोजन की यहां पे ऑक्साइड निकलने लग जाती है। तो यानी कि वो कौन सा एसिड था, वो HNO3 था, बट HNO3 भी कुछ मेटल्स के साथ H2 गैस देता था। वो कौन कौन से थे, आपके मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, रिमेंबर दैट पार्ट, दीज आर द एक्सेप्शंस। जिसको उसने पहले ही बोल दिया यहां पे एक्सेप्ट मैग्नीज एंड, यानी कि इनको छोड़ के, तो कौन होगा आंसर, इसका आंसर होना चाहिए नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। दैट मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक। ओके काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमने पहले से पढ़ा है भैया। जो मेटल्स होते हैं नॉर्मली, ये देखो यहां पे अगर आप देखो तो सबके सब क्लोराइड बना रहे नहीं बना रहे। हमने नॉर्मली क्या देखा है, जो मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं, मेटल्स के कंपाउंड होते हैं हमारे आयोनिक, और जो नॉन मेटल के जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो होते हैं हमारे नॉर्मली कोवलेंट। ठीक है, ये हमें बेसिक बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी अपने लास्ट सेशंस में कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो जनरली आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे जनरली कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो अब क्या आपको चेक करना है विच इज नॉट आयोनिक, नॉट आयोनिक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है नॉट आयोनिक, यानी कि वो कोवलेंट। अब कोवलेंट कौन बनाएगा, जो नॉन मेटल होगा। अब अगर पहले वाले में देखो तो कौन है आपका, एक मेटल प्रेजेंट है नहीं है, दैट इज पोटेशियम, दैट मींस पहला वाला आपका हो जाएगा आयोनिक। गॉट इट। कमिंग टू द सेकंड वन क्या है भैया, नॉन मेटल हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा आपका नॉट आयोनिक। ठीक है, दिस इज नॉट आयोनिक। द थर्ड वन अगेन कार्बन, भैया कार्बन, अगेन कार्बन क्या होता है आपका नॉन मेटल, दैट मींस ये भी क्या बनाएगा नॉट आयोनिक। एंड द फोर्थ वन इज द सोडियम। अब सोडियम अगेन क्या होता है, यहां पे मेटल होता है, सोडियम क्या होता है मेटल होता है, तो ये क्या बनेगा आयोनिक। ठीक है, तो आपको जस्ट ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो आपका आयोनिक बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ जस्ट देखना कि मेटल का कंपाउंड है या फिर नॉन मेटल कंपाउंड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। तो यहां पे चेक करो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, बी और सी। दैट मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज सेइंग बी एंड सी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको जस्ट क्या पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। ठीक है, हमने अपनी लास्ट क्लास में ही मेटल्स और नॉन मेटल्स में कंपैरिजन करा था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जब हमने बात करी थी। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं हमारे नेचर में रूम टेम्परेचर पे, तो पर वहां पे कुछ एक्सेप्शंस थे, तो वही हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द गिवन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में वो कौन सा मेटल था जो आपका नॉर्मली पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, तो यहां पे चेक करते हैं, देखो सोडियम, भैया सोडियम तो नहीं होता है, हमको पता है। आयरन भी नहीं होता है, क्रोमियम भी नहीं होता है, कौन होता है आपका जो यहां पे होता है, दैट इज योर मर्क्यूरी। याद आ रहा है, मर्क्यूरी इज द मेटल विच इज बेसिकली एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, ये जो मर्क्यूरी होता है ये आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कहां पे, रूम टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ये ऐसा मेटल है जो आपका किस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बट ये होता क्या है, ये होता आपका क्या है, मेटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा जाएगा कि वो कौन सा मेटल है जो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, कमिंग टू अवर अनदर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लश्चरस। अब देखो लश्चरस मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, यहां पे इसका मतलब कहने का यह है कि दे आर नॉट शाइनिंग। ठीक है, आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली शाइन नहीं करते हैं, ये हमको पता है, ये हमने नॉर्मल सी बात हमने पहले पढ़ी थी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, बट आपको ये बताना है विच ऑफ द नॉन मेटल इज लश्चरस। देखो मैंने आपसे हमेशा बोला था जब हम पढ़ भी रहे थे कि हमेशा प्रॉपर्टी से नॉर्मल प्रॉपर्टी आपसे कभी नहीं पूछेगा, आपसे हमेशा पूछेगा एक्सेप्शन। तो यहां पे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वो एक्सेप्शन। ठीक है, अब आपको एक्सेप्शन सारे के सारे अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि वो कौन सा नॉन मेटल था जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी शाइनिंग नेचर शो करता था, तो कौन होता था, एक तो वो ग्रेफाइट था, याद करो, एक कौन था, कार्बन का ग्रेफाइट। ठीक है, एक तो कार्बन का आपका ग्रेफाइट था, एंड विच वन ऑफ द सेकंड वन था आपका आयोडीन। क्या था, आयोडीन। तो रिमेंबर दीज टू एग्जांपल्स कि ये जो एक्सेप्शंस थे कि नॉन मेटल हैं बट स्टिल वो लश्चरस नेचर शो करते हैं, तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर डी विच इज सेइंग द आयोडीन। ठीक है, तो यू नीड टू रिमेंबर द एक्सेप्शंस केस वेरी शार्पली, बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से दिमाग में रखना कौन सा कहां पे एक्सेप्शन है, और बिल्कुल इनको रटने की जरूरत नहीं है कि हमें रटना पड़ेगा, आपको जस्ट थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा थिंक आउट करिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। लेट्स सी व्हाट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is saying generally non-metals are non-conductor of the electricity। ये हमने पहले से ही बात ये कर रखी है कि जो आपके non-metals होते हैं they are not the good conductor of electricity। Now why? Because जो आपके non-metals होते हैं उनके पास absence of free electron होता है, नहीं होता है, absence of free electron। ठीक है, तो आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बिना तो भैया इलेक्ट्रिसिटी हो ही नहीं सकती कंडक्ट। दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ही चाहिए। बट हमने इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस देखे थे, पर कुछ नॉन मेटल्स ऐसे भी होते हैं विच आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही हमको यहां पे बताना है कि ऐसे कौन से नॉन मेटल थे जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी आपके क्या थे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे पहले भी कहा था कि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हमने अपने डिस्कशन में इसको बात भी करी थी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जो गुड कंडक्टर आपका जो होता है नॉन मेटल कौन से होते हैं, वो आपको याद आ रहा होगा कार्बन का एक कंपाउंड था, नहीं था, हमने कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी। नाउ व्हाट इज एलोट्रोपिक फॉर्म, भैया ऐसी फॉर्म जिसमें सिर्फ प्योर कार्बन ही कार्बन होगा। तो उसमें हमने पढ़ा था एक कार्बन का एलोट्रोप होता है हमारा डायमंड, और दूसरा जो हमारा एलोट्रोप होता है दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है, ये दो हमने एलोट्रोप पढ़े हैं, किसके, कार्बन के पढ़े नहीं पढ़े। अब क्या है, हमें यहां पे बताना था कि कौन सा एलोट्रोप क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डायमंड हमने पढ़ा था, डायमंड का बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, तो ये तो आपका करेगा नहीं। बट हमने ग्रेफाइट देखा था, ग्रेफाइट शीट फॉर्म में यहां पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जो ग्रेफाइट का जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था, याद करिए, तो कुछ इस टाइप का होता था, नहीं होता था कि ग्रेफाइट में क्या होता था, आपके ये सीट्स बन जाती थी कि आपके एक सीट ऊपर देन उसके ऊपर एक और सीट, तो इसकी वजह से क्या होता था, इसके बाद यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते थे। क्या मिलते थे आपको, यहां पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते थे, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
कर देते हैं। बात समझ में आई? दैट मीन जो सही आंसर होना चाहिए आपका इस क्वेश्चन का, दैट इज ग्रेफाइट। क्या होना चाहिए? ग्रेफाइट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल ये एक्सेप्शनल केसेस पूछ रहे हैं आपसे। देखो हर बार मैं जो भी क्वेश्चन ला रहा हूं वहां पे एक्सेप्शनल केस पूछ रहा है। दिस मीन्स एक्सेप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो आपको एक्सेप्शंस पक्का याद रखना है, ये दिमाग में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अगेन देखो फिर से एक्सेप्शन के ऊपर, अगर आप देख रहे हो यहां पे सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं एक्सेप्शंस के ऊपर आ रहे हैं, दैट मींस आपको एक्सेप्शंस अच्छे से याद रखने। विच ऑफ द गिवन नॉन मेटल इज लिक्विड। अब हमने नॉर्मली पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? जब बात करी थी नॉन मेटल्स की, तो हमने कहा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो स्टेट होती है, नॉर्मली नॉन मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट और इन द गैसेस स्टेट। ठीक है, सॉलिड और गैस, यही तो पढ़ा था हमने। बट हमने ये भी देखा था साथ ही साथ कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस होते हैं नॉन मेटल में, जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके एग्जिस्ट करते हैं एज अ लिक्विड फॉर्म में। किसमें? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन था वो एकमात्र आपका एक लिक्विड फॉर्म में जो नॉन मेटल आपका एग्जिस्ट करता है, उसका नाम क्या था? दैट इज नथिंग, इट्स अवर ब्रोमीन। कौन था? वो था हमारा ब्रोमीन। वेरी इंपॉर्टेंट। हेलोजन ग्रुप का है भैया ब्रोमीन। इसका क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? Br। कहां का है ये? हेलोजन है। ठीक है, क्या है? हेलोजन है। हेलोजन यानी कि ग्रुप 16। ठीक है, अभी हम पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे अच्छे से तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे इन बातों को। ओके, दैट मींस ग्रुप 17 इज बेसिकली नोन एज द हेलोजन ग्रुप, जिसमें ये ब्रोमीन आता है, विच इज बेसिकली इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। देखो और कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास, और काफी देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल एंड अगेन वेरी वेरी सिंपल, आई कैन से द वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये आपका किसके ऊपर है? वैलेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वैलेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है भैया। वैलेंसी के क्वेश्चन हमने बहुत बार कर रहे हैं पहले भी, याद करो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द मेटल एटम इज। मैंने आपको पूरी टेबल पढ़ाई थी जब हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे थे कि मेटल्स का आउटर मोस्ट क्या होता है, नॉन मेटल का आउटर मोस्ट क्या होता है। ठीक है ना, वहीं पे हमने ये बातें करी थी। इवन हमने लास्ट क्लास में भी अपने जब हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल की, तभी भी हमने बात करी थी केमिकल प्रॉपर्टीज में कि आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा कैसा वेरी करता है। तो याद करो कैसा कैसा वेरी करता था। जो हमारे देखो हमारे पास बेसिकली पीरियोडिक टेबल में तीन चीजें, एक हमारे पास नोबल गैस है, दूसरे हमारे पास मेटल्स है, एंड तीसरे क्या है हमारे पास? नॉन मेटल्स है। ठीक है, तीसरे क्या है हमारे पास? नॉन मेटल्स है। ठीक है, ओके, ये तीन चीजें हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट है। अब जो हमारे पास नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं बेसिकली स्टेबल यानी कि इनर्ट गैसेस, इनके आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे आउटर मोस्ट सेल में होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या थी? मेटल्स के आउटर मोस्ट में हमेशा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते थे, और नॉन मेटल की खासियत थी आइदर 4, 5, 6 एंड 7। ये आपके किस में होते थे? नॉन मेटल में। तो दिस इज द बेसिकली द ट्रेंड बिटवीन द नोबल गैस, मेटल एंड द नॉन मेटल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेटल में कितने करते हैं, यानी कि 1 से लेके 3 के बीच में कोई से भी आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मेटल्स में। ऑप्शन चेक करो तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? द ऑप्शन नंबर बी इज सेइंग 1, 2, 3। दैट मींस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? So this is also very easy question. This is also very easy question. So here we have completed our all types of question regarding the properties of the metals as well as non-metals. तो हमने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी भी कवर करी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी कवर करी, और ज्यादातर आपने नोटिस करा होगा हम एक्सेप्शनल केसेस की बातें ज्यादा करें। हमने नॉर्मल केसेस से ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस की बातें करी है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चंस आपसे एक्सेप्शन से ही पूछा जाएगा कि कौन सा ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। ट्रेंड को फॉलो करने वाले को कभी भी नोटिस नहीं किया जाएगा, वही नोटिस होता है जो ट्रेंड से बाहर को जाता है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रॉपर्टीज एज वेल एज देयर नेचर। ठीक है, अब जो हम आगे अपना कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, वो हम देखेंगे बॉन्डिंग। आने की, अब आप मेटल्स के बारे में जानते हैं, अब आप नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक मेटल अगर एक नॉन मेटल के पास आता है, क्योंकि हमने देखा है मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स को है इलेक्ट्रॉन की जरूरत, नॉन मेटल्स को है इलेक्ट्रॉन देना, सॉरी
मेटल्स है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मीन्स मेटल्स को अपना इलेक्ट्रॉन देना है, और नॉन मेटल है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मीन्स नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लेना है। तो एक लेने वाला एक देने वाला अगर आमने सामने आ जाए तो क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा नहीं करेगा? वही अब हम देखेंगे, दैट इज नोन एज द आयोनिक बॉन्ड, जिसके बारे में अब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर से अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो दिस इज फॉर आवर टुडे सेशन। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज लाइक इट, शेयर इट, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप सेशन को, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें ज्वाइन करें, ऑल्सो दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ अवर ऑल द क्लासेस, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगेन रोज मिलेंगे इसी टाइम पे, डेली लाइव शाम को 5 PM, और आगे अपना डिस्कशन बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए अगेन स्टूडेंट्स, गुड बाय, टाटा, थैंक यू गाइस।